वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में फिर से सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसका हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन की बात की थी। आज हम इसका सेकेंड पार्ट या लास्ट पार्ट डिटेल में करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ हो, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर का। मैं ग्लाइकोलिसिस पार्ट थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज कर देना चाहती हूँ। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ से आता है? ग्लूकोज जो है ये सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। अब ये ग्लूकोज ये फर्स्ट सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और एटीपी एक मॉलिक्यूल यूज होता है और ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज होता है और पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का यूज होता है और ये चेंज हो जाता है। काइनेज मतलब कि जो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है वो एंजाइम होता है काइनेज एंजाइम। तो फ्रक्टोज में जोड़ रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर देता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, मतलब अब दो जगह पे इसमें फॉस्फेट जुड़े हैं। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में। 2 मॉलिक्यूल्स इसलिए इसे कहेंगे ट्रायोज। फॉस्फेट है 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन था तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। कौन से? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको शॉर्ट में PgAl भी कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी कहते हैं, और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको शॉर्ट में DHAP कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा कि यहाँ पर ATP का यूज हो रहा है। ठीक है, ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ATP कंज्यूम हो रही है, एटीपी कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रीपरेटरी फेज। क्या कहते हैं? प्रीपरेटरी फेज। ये हो गया आपका प्रीपरेटरी फेज। ठीक है, इसके बाद ये जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये DHAP PgAl में चेंज हो सकता है, PgAl DHAP में चेंज हो सकता है। ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं। अब ये NAD को यूज करके, NAD जो है ये क्या है? NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये रिड्यूस होकर के NADH बनाता है। ठीक है, NAD 2 फॉर्म्स में है, NAD+ और NADH। NAD+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और NADH क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म है। हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो NADH ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज होता है यहाँ पर और ये बनाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ADP यहाँ पर ATP में चेंज होता है। ठीक है, मतलब ATP बन रहा है यहाँ पर, और शुरू में क्या होता है? ATP का कंजम्पशन हो रहा था। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ATP का बना और ये चेंज हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर चेंज होता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जब पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP फिर से बनता है और ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये DHAP भी लगातार PgAl में चेंज हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल इसके थ्रू बन रहे हैं और एक मॉलिक्यूल DHAP जो चेंज हो रहा है PgAl में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में उसका, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है।
अब इसमें नीचे के पार्ट में देखिए, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं पे ऑफ फेज। क्या कहते हैं? पे ऑफ फेज। ठीक है, जहाँ पे एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है जिस पार्ट में, इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, और इसको हम कहते हैं पे ऑफ फेज। तो इस तरीके से NAD एक ग्लूकोज से, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की बात की गई है, यहाँ पर जब यहाँ से DHAP चेंज होगा तो एक मॉलिक्यूल NADH का फिर बनेगा। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो एक ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ से बाइंड करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बाइंड करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है, बाइंड कर रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ADP बाइंड कर रहा है, और ये बना रहा है 2 PI से अटैच करेगा, 2 पायरुवेट बनेगा, 2 NADH बनेगा, 2 ATP बनेगा, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनेगा। अब यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल कैसे है, यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल प्रिपरेटरी फेज में यूज हो गया, ठीक है, और बना कितना, 1 2, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl से कितने बन जाएंगे, 4। तो पे ऑफ फेज में ATP बन रहा है 4, और प्रिपरेटरी फेज में ATP कंज्यूम हो रहा है 2, ठीक है, तो नेट यूज हो रहा है 2 और बन रहा है 4, तो नेट कितना हो गया, 2 ATP। तो 2 ATP नेट गेन है हमारा, ठीक है, 2 ATP नेट गेन है, 2 NADH नेट गेन है, और 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड नेट गेन है हमारे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ये हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो होता है वो की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसे है उस पर डिपेंड करता है कि आगे ये क्या बनाएगा, जो हमने फर्मेंटेशन में लास्ट वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। रेट लिमिटिंग एंजाइम एक पूछा जाता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, रेट लिमिटिंग एंजाइम आपका होता है PFK। PFK जो कि यूज होता है क्या करने के लिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये हेल्प होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम। रेट लिमिटिंग एंजाइम का मतलब क्या हुआ है कि ये प्रोसेस को फास्ट कर सकता है, स्लो कर सकता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को, और क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पायरुविक एसिड का हमने दो तो पाथवे पढ़ लिया था फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन हमने पढ़ लिया था। अब इसका अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करता है। पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस पाथवे कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब ये जो पायरुविक एसिड बना ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसमें 2 मेन इवेंट्स होते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। पायरुविक एसिड या पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन ये एक बार में रिलीज नहीं करता है, कई स्टेप्स में रिलीज करता है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है इस तरह से, जिसे हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और यहाँ पर जो रीजन है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, ये क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स रीजन में ही क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हो रहे हैं
ये इलेक्ट्रॉन्स ये कई इंटरमीडिएट कंपाउंड से होते हुए ऑक्सीजन तक आते हैं। ऑक्सीजन तक आते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो अल्टीमेट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, और साथ में एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। ये प्रोसेस होता है ये इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, क्रिस्टी पे होता है ये प्रोसेस। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस हो गए, इसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल और इसको हम कहेंगे ईटीएस पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक। अब पायरुवेट जो है ये एंटर किया साइटोसोल से साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर किया। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और इसका पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। बनेगा क्या? बनेगा इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH। जरूरत किसकी है इसमें? जरूरत है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, कोएंजाइम ए की और मैग्नीशियम आयन की, ठीक है। तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए से साथ जुड़ करके और NaD+ के प्रेजेंस में, NaD+ कैसा फॉर्म है इसका? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस जब होगा तो ये ऑक्सीडाइज किसको करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा पायरुविक एसिड को। तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होकर बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और पायरुविक एसिड से एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन निकला और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड था, 1 कार्बन निकल गया, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन कंपाउंड हो जाएगा? 2 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, और NaD+ अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकला था और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD रिड्यूस होकर के NaDH का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। ये अब एसिटाइल कोएंजाइम ए अब ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। ये प्रोसेस पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होना, ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है। और क्रेब्स साइकिल नाम ये हेंस क्रेब साइंटिस्ट के नाम पे, जिन्होंने इसे बताया था, इसके नाम पे क्रेब्स साइकिल इसे कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है साइट्रिक एसिड साइकिल नाम से भी जाना जाता है। ये क्रेब्स साइकिल होगा कहाँ पे? ये क्रेब्स साइकिल होगा मैट्रिक्स में, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट कंपाउंड जो यूज हो रहा है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ यूनाइट करके ये बनाएगा साइट्रिक एसिड। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? जो एंजाइम यूज होगा इसमें दैट इज साइट्रेट सिंथेज एंजाइम, और कोएंजाइम ए ये रिलीज होगा, ठीक है। साइट्रेट सिंथेज के प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ यूनाइट करके साइट्रिक एसिड बनाएगा और कोएंजाइम ए रिलीज होगा। अब ये साइट्रिक एसिड ये 6 कार्बन कंपाउंड हो गया, क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड ये है और 4 कार्बन कंपाउंड ये है, ठीक है। साइट्रिक एसिड ये अपने आइसोमर में चेंज होता है। इसके बाद एक और स्टेप है, आइसोमर में चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं आइसोसाइट्रेट। आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट से फिर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा और 1 मॉलिक्यूल NAD+ NaDH में चेंज होगा, और ये चेंज हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड में। तो 6 कार्बन कंपाउंड था आइसोसाइट्रेट का, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो 5 कार्बन कंपाउंड बन गया अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा, तो ये बन जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनियल एस कोएंजाइम ए।
यहाँ पर भी NAD प्लस NADH में रिड्यूस होगा। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के सक्सेसफुली निकले, जिसे हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या कहलाएगा? डी कार्बोक्सिलेशन। ये सक्सेसिव स्टेप्स हैं डी कार्बोक्सिलेशन के, और इसके साथ ही NADH का फॉर्मेशन भी दो मॉलिक्यूल का हो गया। अब ये सक्सीनिल एस कोएंजाइम ए चेंज होगा सक्सीनिक एसिड में, और यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ GTP बनेगा, जो पैरेलली ये GTP ATP में भी चेंज हो जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ GTP वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP में चेंज हो जाता है। सक्सीनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, ये चेंज हो जाता है फ्यूमरिक एसिड में। ठीक है, सक्सीनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, जो सक्सीनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में चेंज करता है। सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज ही केवल एक ऐसा एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का जो कि मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी एंजाइम्स इस साइकिल में यूज होंगे वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जबकि सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगी बात। सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज ये मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है, ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यही एक एक्सेप्शन एंजाइम है। अब ये फ्यूमरिक एसिड जो बना, ये फ्यूमरिक एसिड ये चेंज हो गया मैलिक एसिड में, 4 कार्बन कंपाउंड। इस दौरान FAD रिड्यूस हुआ FADH2 में। मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल NAD का NADH बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्रेब्स साइकिल में कितने मॉलिक्यूल्स बने NADH के? 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स NADH के बने। 1 मॉलिक्यूल FADH2 का बना। FADH2 क्या है? फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये दो फॉर्म्स में रह सकता है, FAD प्लस और FADH2। FAD प्लस क्या है? जो उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और FADH2 जो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। इसी तरह GTP क्या है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये बना GTP एक बना। During conversion of succinic coenzyme to succinic acid, there is synthesis of one molecule of GTP molecule. GTP converted to GTP with simultaneous synthesis of ATP from ATP. ठीक है, GTP ये आपका ATP में चेंज हो जाता है। तो क्रेब्स साइकिल में आपने 3 molecules of NADH2 बने, 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। केवल क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए को इंक्लूड नहीं किया गया अभी इसमें। 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बना और 1 GTP बना। अब हम अगर इसमें ऐड कर दें पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करने को, तो वहां पर भी एक NAD बनता है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से क्या हो गया आपका? 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, FADH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है तो एक मॉलिक्यूल ही रहा। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो ये रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम क्रेब्स साइकिल में देखें तो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना। ठीक है, अब टोटल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से अगर हम देखें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। अब इन सबको आप डबल कर दीजिए, तो 4 NADH2 का क्या हो जाएगा? 8 NADH2 आपका मैट्रिक्स में, और 2 NADH2 साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस में, तो हो गए टोटल 10 NADH2। ठीक है, इसका डबल करेंगे FADH2 आपका कितना? 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कहीं और तो बन नहीं रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। GTP
GTP आपका केवल Krebs साइकिल में बन रहा है, एक मॉलिक्यूल, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP हो गए। ATP कितने बन रहे थे ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन गया, ठीक है। और कार्बन और ये कितना रहेगा CO2, ये हो जाएगा 6 CO2। तो ये अल्टीमेट रिएक्शन आफ्टर ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल और ग्लाइकोलिसिस और जो मैट्रिक्स में जो रिएक्शन हो रहा है सबको मिला के हम देखेंगे तो ये रिएक्शन होगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ATP का फॉर्मेशन इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ही होता है। जो NADH और FADH2 बन रहे हैं, NADH और FADH2 जो अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इनको फिर से अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आना होता है जिससे कि ये साइकिल प्रॉपर चलती रहे। तो अपने रिड्यूस्ड फॉर्म से ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वापस इसी साइकिल के थ्रू, ETS साइकिल के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जब ये NADH अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आएगा, NAD+ में जब चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत से कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं और ऑक्सीजन चेंज होता है H2O में। तो जो टर्मिनल एक्सेप्टर है, टर्मिनल सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है वो क्या है, वो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो NADH है, NADH जो है वो चेंज हुआ NAD+ में, H आयन रिलीज हुए और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए आएंगे। 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम A3 और कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो ये NADH से निकले आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 और ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं UV क्यूनोन में। कहाँ पे पास होते हैं, ये पास होते हैं, ये है UV क्यूनोन में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज से होते हुए, कॉम्प्लेक्स 1 से होते हुए UV क्यूनोन में आते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स FADH से भी होते हुए, FADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो FADH कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और उसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। तो FADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पहले कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में जाएंगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से होते हुए ये भी जाएंगे UV क्यूनोन में, ठीक है। UV क्यूनोन में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, UV क्यूनोन में इलेक्ट्रॉन आया NADH से जो कॉम्प्लेक्स 1 से होते हुए आ रहा है, और UV क्यूनोन में आया इलेक्ट्रॉन FADH से जो कॉम्प्लेक्स 2 से होते हुए आ रहा है, ठीक है। अब ये UV क्यूनोन में इलेक्ट्रॉन आया तो ये रिड्यूस हो गया और ये चेंज हो गया UV क्यूनॉल में। किसमें चेंज हो गया, UV क्यूनॉल में। अब ये UV क्यूनॉल से इलेक्ट्रॉन निकले, फिर से ये अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना तो ये फिर से अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में UV क्यूनोन में आ जाएगा ताकि ये फिर से FADH2 और NADH2 से इलेक्ट्रॉन ले सके। अब ये UV क्यूनॉल से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम BC1 में, ठीक है। साइटोक्रोम BC1 में जाएंगे। साइटोक्रोम BC1 से फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम
A3। जो साइटोक्रोम A3 जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो साइटोक्रोम A3 और 2 कार्बन कॉपर एटम का मिलके बना हुआ है। साइटोक्रोम 2 A3 और 2 कॉपर एटम से इलेक्ट्रॉन्स अब ये अल्टीमेटली जाएंगे कहाँ पर? ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH प्लस से मिलकर के हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस से मिलकर के एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाएगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो अल्टीमेट जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो है ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी जो अल्टीमेट एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एटीपी सिंथेज में तो यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। एटीपी सिंथेज एंजाइम है जहां पर साइट होती है एटीपी फॉर्मेशन की। ठीक है, जो इन प्रोकैरियोट्स में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो इनकी ईटीएस साइकिल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही पाई जाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ईटीसी चेन में तो मैट्रिक्स का जो पीएच होता है वो धीमे धीमे बढ़ता जाता है। पीएच मैट्रिक्स का धीमे धीमे इंक्रीज करता है जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो इनर मेम्ब्रेन मैंने बताया था, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, इस क्रिस्टी में के पे ही ये पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं F1 F0 पार्टिकल्स। F1 F0 पार्टिकल्स टेंस के रैकेट की तरह होते हैं जिसमें बाहर का पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं F1 और अंदर वाले पार्ट को कहते हैं F0 पार्ट। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलता है तो उस टाइम आप डायग्राम में देखिएगा, उस टाइम जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स रीजन से सारे हाइड्रोजन आयन मूव कर जाते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से होते हुए इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं सारे हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन जब ये F0 F1 पार्टिकल से होकर के फिर से मैट्रिक्स रीजन में आते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स रीजन में आते हैं, इनके लिए एक चैनल होता है जिसके के थ्रू ये F1 पार्टिकल से होते हुए ये आते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं एटीपी सिंथेज एंजाइम को। एटीपी सिंथेज एंजाइम एक्टिवेटेड होता है, स्पिन करता है ये। ठीक है, ये जो ये है ना, ये टेनिस रैकेट की तरह का एरिया जो गोल वाला एरिया ये स्पिन करता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट किया गया है, 2 हाइड्रोजन आयन जब मूव करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब ये NAD प्लस में चेंज हो गया, FAD में चेंज हो गया तो ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है ये 3 मॉलिक्यूल्स, ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाते हैं, जबकि FADH2 जो है 1 मॉलिक्यूल FADH2 का ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ये बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एटीपी सिंथेस। बैलेंस शीट, these conclusions can be made. There is a sequential orderly pathway
सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे है जिसमें कि एक सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट सबस्ट्रेट विद ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ETS। NADH जो सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है जहां पर इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ETS चेन के थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound. Only glucose is being respired, केवल ग्लूकोज ही रेस्पायर होता है, कोई और अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो है वो रेस्पायर नहीं हो रहा है आपका इसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, नेट गेन 36 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में 38 ATP बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। प्लांट्स में 36 ATP बनते हैं और एनिमल्स में भी 38 ATP बनते हैं। ठीक है, उसमें एनिमल्स में मैलेट एस्पर्टेट शटल्स होती हैं जिसकी वजह से वहां पे 38 ATP बनते हैं, प्लांट्स में 36 ATP बनते हैं। डिफरेंस क्या है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में? फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्मेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं, ठीक है, और जबकि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। NADH का NAD+ में ऑक्सीडाइज्ड होना ये स्लो प्रोसेस होता है, जबकि ये बहुत विगरस प्रोसेस है ETS चेन का जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने देखा कि ग्लूकोज ही यूज हो रहा है एज अ सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लूकोज ही यूज किया जा रहा है एज अ सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट पहले ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, तभी ये यूज हो सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अदर सबस्ट्रेट ये भी यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, लेकिन जो कि इसमें मेंशन नहीं है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पाथवे में मेंशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं, फैट है या प्रोटीन है, ये एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं या ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर इनसे एनर्जी पानी होती है तो ये कुछ पाथवे फॉर्म करते हैं, लेकिन ये एंटर फिर करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर ही एंटर करते हैं। जैसे कि फैटी एसिड है, फैटी एसिड ये डाइजेस्ट होता है, फैट्स है, फैट्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड ये चेंज हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइमे में। एसिटाइल कोएंजाइमे में चेंज हो गया तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया, अब ETS पाथवे में एंटर करेगा, ATP फॉर्मेशन करेगा। ग्लिसरॉल जो है ये DHAP बना सकता है चेंज होकर के, DHAP से ग्लाइकोलिसिस पाथवे फॉलो होगी, पायरुवेक एसिड में चेंज होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइमे से होते हुए ये कंप्लीट कर लेगा प्रोसेस को। कार्बोहाइड्रेट का पता है आपको, सिंपल शुगर्स में चेंज होंगे, ग्लूकोज में चेंज होगा। प्रोटीन प्रोटीएजेस के थ्रू अमीनो एसिड में चेंज होते हैं। अमीनो एसिड जो होता है वो कैटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ये पायरुवेक एसिड में चेंज हो सकता है, या ये चेंज हो सकता है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड जो होता है ये अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड में कैटाबॉलिज्म के थ्रू अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के बाद ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है या पायरुवेक एसिड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जो की सबस्ट्रेट है इसमें देखिए कि सबस्ट्रेट जो है प्रोटीन के लिए लें, फैट के लिए लें और ग्लूकोज के लिए, की सबस्ट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये कॉमन टू ऑल सबस्ट्रेट है।
ये अमीनो एसिड, ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से ये वापस से अमीनो एसिड भी बना सकता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये केवल कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, एनाबॉलिक प्रोसेस भी है जो रेस्पिरेशन में चल रही है, कि आपका प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट भी बन रहा है। ठीक है, पायरुविक एसिड से वापस से अमीनो एसिड बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से वापस से फैटी एसिड बन सकता है। ठीक है, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि इनमें दोनों पाथवेज हैं, कैटाबॉलिक पाथवे भी है और एनाबॉलिक पाथवे भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोशेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये डिपेंड करेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो जितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम भी हो रहे हैं, तो 6/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू होती है 1। फैट में RQ की वैल्यू होती है लेस देन 1, अराउंड 0.7 वैल्यू होती है, और प्रोटीन्स में 0.9 वैल्यू होती है। फैट में हम देख सकते हैं जैसे ये रिएक्शन है ट्रिपल मीथेन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है 145 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है 102, तो 102 डिवाइडेड बाय 145 करेंगे तो 0.7 आएगा। इसी तरह प्रोटीन्स का आता है 0.9। तो मैक्सिमम किस में आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट? मैक्सिमम रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है 1, जो कि है कार्बोहाइड्रेट का। रेस्पिरेटरी कोशेंट को कैलोरीफिक वैल्यू से हम जो है वो उसमें डाउट क्लियर रखिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट जितनी एनर्जी रिलीज करता है इसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, फैट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? फैट की होती है 9.1। प्रोटीन की क्या होती है? प्रोटीन की होती है 5.6 और कार्बोहाइड्रेट की होती है 4.1। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कार्बोहाइड्रेट की 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन की है 5.6 किलो कैलोरीज पर ग्राम, और फैट की है 9.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? फैट की है, उसके बाद प्रोटीन की है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज निकालने के लिए आए कि कितनी एनर्जी किस में ज़्यादा रिलीज होगी, तो हम इसको यूज़ करते हुए फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ही पढ़ना था। रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत लर्निंग पार्ट है। हाँ, और बहुत खास बात कि इसके लिए ट्रिक के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे और क्रेब्स साइकिल को लर्न करने के लिए। ठीक है, पाथवे को लर्न करने के लिए ट्रिक का वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पाथवे आसानी से लर्न हो सके। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।